क्या आपको हाथ ऊपर करने के लिए या फिर उठाने के लिए तकलीफ हो रही है? क्या शोल्डर्स की बाकी मूवमेंट करने में आपको दिक्कत आ रही है? आज हम बात करेंगे फ्रोजन शोल्डर के ऊपर। फ्रोजन शोल्डर को एडहेसिव कैप्सुलाइटिस भी कहा जाता है। एडहेसिव कैप्सुलाइटिस शोल्डर जॉइंट की उस प्रॉब्लम का नाम है जहां पे पेन और स्टिफनेस बढ़ती रहती है। ये पेन और स्टिफनेस इतनी बढ़ जाती है कि शोल्डर जॉइंट अपनी सारी रेंज ऑफ मोशन को खो देता है। ये रेंज ऑफ मोशन वॉलेंट्री ही नहीं, इनवॉलेंट्री भी होती है। जैसे कि अगर कोई तीसरा व्यक्ति आके आपका शोल्डर जॉइंट मूव करने की कोशिश करे तो उसको भी स्टिफनेस एक्सपीरियंस होगा। शोल्डर जॉइंट बॉल एंड सॉकेट मैकेनिज्म पे काम करता है। शोल्डर जॉइंट के इस बॉल एंड सॉकेट मैकेनिज्म को लुब्रिकेट करने का काम साइनोवियल फ्लूइड करता है। फ्रोजन शोल्डर में साइनोवियल फ्लूइड की मात्रा शोल्डर जॉइंट में कम होने लगती है। इस कारण मूवमेंट में दिक्कत आती है, स्टिफनेस आती है और साइनोवियल फ्लूइड के कम होने की वजह से स्कारिंग शुरू हो जाती है। फ्रोजन शोल्डर में 3 फेजेस होते हैं। पहली फेज का नाम है फ्रीजिंग। इस फेज के अंतर्गत शोल्डर में पेन होना शुरू हो जाता है। ये पेन 5 हफ्ते से लेके 9 महीने तक होता है और ये पेन इतना ज्यादा होता है कि कभी-कभी आपको रात को नींद भी नहीं आएगी। दूसरी स्टेज का नाम है फ्रोजन। इस स्टेज के अंदर जो शोल्डर की कैप्सूल का एडहेसिवनेस है वो बढ़ने लगता है और इसी में सेकेंड स्टेज में जो पहली स्टेज का पेन था वो धीरे धीरे कम होने लगता है और स्टिफनेस बढ़ने लगती है। ये स्टेज लास्ट करती है 5 महीने से लेके 9 महीने तक। अब तीसरी स्टेज की तरफ चलते हैं। तीसरी स्टेज का नाम है थॉनिंग। इस स्टेज में शोल्डर जॉइंट की मूवमेंट धीरे धीरे नॉर्मलसी की तरफ आने लगती है, लेकिन ये स्टेज 5 महीने से लेके 26 महीने के बीच में आती है। ये शोल्डर जॉइंट की फ्रोजन शोल्डर वाली प्रॉब्लम किन्हें होती है? तो ये उन लोग को होती है जिनको या तो डायबिटीज है या तो ये थायराइड के प्रॉब्लम से पीड़ित है, यानी कि हाइपरथायराइड और हाइपोथायराइड, या फिर ये उन लोगों को हो जाती है जिनको हार्ट डिजीज या फिर जिनको हाल ही में स्ट्रोक हुआ है। फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम सर्जरी के बाद भी होती है। फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम इंजरीज के बाद भी होने लग जाती है। अभी हम देखेंगे एक एमआरआई के माध्यम से कि एक नॉर्मल शोल्डर जॉइंट कैसे दिखता है और फ्रोजन शोल्डर होने के बाद एमआरआई में शोल्डर जॉइंट में कौन से चेंजेस आते हैं। तो पहला शोल्डर हम यंग आदमी का देखने वाले हैं और दूसरा एमआरआई हम एक 70 साल के वृद्ध व्यक्ति का देखने वाले। नॉर्मल एमआरआई कैसे दिखता है हम ये देखने की कोशिश करेंगे। देख रहे हैं आप, ये जो छोटी सी बैग दिख रही है आपको इसको एक्सिलरी पाउच कहते हैं। ये काफी थिन होती है और प्रॉपर्ली डिस्टेंडेड होती है। ये नॉर्मल कंडीशन में ऐसे दिखती है, एंटीरियर पोस्टीरियर दोनों दिख रहा है आपको। और तो अभी हम इस स्पेस की बात करते हैं। ये जो कर्सर है ये कोराकोह्यूमेरल लिगामेंट है। ये लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स है, बाइसेप्स टेंडन, और ये है सुप्राग्लेनोह्यूमेरल लिगामेंट। आप देख सकते हो ये जो कोराकोह्यूमेरल लिगामेंट है फ्रोजन शोल्डर के केसेस में इसकी साइज बढ़ जाती है, इसकी विड्थ थिक हो जाती है, 3 से 4 mm के ऊपर हो जाता है, तो फिर फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। मोशन की रेंज में प्रॉब्लम आ जाती है, पेन आ जाता है। अभी अभी हम देखेंगे कि एक 70 साल के आदमी में ये शोल्डर एमआरआई कैसा दिखता है। आप देख सकते हो ये एक्सिलरी पाउच, ये रहा है एक्सिलरी पाउच, कितना अलग लग रहा है। ये अभी थिक हो चुका है और ये हाइपर इंटेंस भी है और क्लियरली ये एबनॉर्मल है। अभी हम आगे बढ़ेंगे सजाइटल T1 की तरफ और ये इसके अंदर आप देख सकते हो सजाइटल T1 में ये एक्सिलरी पाउच, यहाँ पे भी हाइपर इंटेंस है और ये भी एबनॉर्मल है। और रोटेटर इंटरवल में भी देख सकते हो आप कोराकोह्यूमेरल लिगामेंट जिसको थिन होना चाहिए अभी वो भी थिक हो गया है और एक अगली मास की तरह दिख रहा है। दोस्तों अभी हम डिस्कस करेंगे लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में। तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इन द मैनेजमेंट ऑफ एडहेसिव कैप्सुलाइटिस नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स होती है। एनसाइड्स यानी कि कॉमन लैंग्वेज में कहे जाने वाले पेन किलर। सबसे ज्यादा रेकमेंडेड ड्रग्स कुछ ऐसे हैं जिनका नाम है डाइक्लोफेनेक सिराशियोपेप्टिडेज कॉम्बिनेशन। ये बहुत काम करता है, बहुत डॉक्टर्स इसको रेकमेंड करते हैं। उसी के साथ नाप्रोक्सन है और ज़ाल्टोब्रोफेन है। अगर इनिशियल फेज में ये प्रॉब्लम हो तो हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंट्राआर्टिकुलर इंजेक्शन की भी सलाह देते हैं। इस प्रोसीजर के अंतर्गत एक इंजेक्शन जो शोल्डर जॉइंट में दिया जाता है, ये इंजेक्शन स्टेरॉइड कैरी करता है।
स्टेरॉइड का इंजेक्शन देने के बाद बहुत मात्रा में पेन और स्टिफनेस में लाभ मिलता है, बहुत आराम मिलता है। इसी के जैसी और एक थेरेपी है जिसका नाम है हाइड्रोग्राफिक डिस्टेंशन। इस थेरेपी के अंतर्गत हम इंजेक्शन ही देते हैं, शोल्डर जॉइंट में ही देते हैं, लेकिन इस इंजेक्शन के अंदर डिस्टिल वाटर होता है। डिस्टिल वाटर इंजेक्ट करने के बाद एक्सपेक्टेशन ये होती है कि जो जॉइंट का कैप्सूल है वो थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाए, जिसके कारण पेन और स्टिफनेस में रिलीफ मिल जाए। इसी के साथ साथ अल्ट्रासाउंड थेरेपी है, शॉक वेव डायथर्मी का इस्तेमाल करते हैं हम लोग रिलीफ करने के लिए। उसी के साथ साथ फिजिकल थेरेपीज है। सबसे बेस्ट फिजिकल थेरेपी स्पेंसर्स टेक्निक है, आप पीछे देख सकते हो। ये 7 मैनूवर्स है, किसी प्रोफेशनल ऑस्टियोपैथ ने करने चाहिए और इसका बहुत बढ़िया रिजल्ट है। उसी के साथ साथ कुछ ऐसी दूसरी फिजिकल थेरेपी है जैसे कि 2 फिंगर वॉक, पेंडुलम स्ट्रेच, आर्मपिट स्ट्रेच और टॉवेल स्ट्रेच। ये करने से भी बहुत फायदा होता है। कुछ लोगों को किसी चीज से भी फायदा नहीं होता, ऐसे बहुत रेयर केसेस होते हैं और उनको कैप्सूल रिलीज सर्जरी या सर्जरी के थ्रू जाना पड़ता है। लेकिन बहुत लोगों को फिजिकल थेरेपी, इंट्रा आर्टिकुलर थेरेपी और एनसेट से फायदा मिलता है।